हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने बीआरएफ दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बाइलैंग्युअली, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन दिया है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जो कि प्रपोजल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, और वह व्यक्ति जो कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, या फिर प्रस्ताव देने वाले को और प्रस्ताव स्वीकार करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रपोजर या प्रपोजी, या फिर प्रस्तावक प्रस्ताविकी। दूसरा प्रोमिसी प्रोमिसर, यानी कि वचन ग्रहीता और वचनदाता। तीसरा है प्रोमिसर प्रोमिसी, वचनदाता और वचन ग्रहीता। और चौथा है प्रपोजी प्रपोजर, या फिर प्रस्ताविका प्रस्ताविकी और प्रस्तावक। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति ऑफर करता है या फिर कोई भी चीज जो गिवर होता है उसके लास्ट में हमेशा याद रखिएगा एक सफिक्स लगता है। उस सफिक्स को कहते हैं हम लोग कहते हैं ओ आर। ठीक है, और जो उसको एक्सेप्ट करता है उसके लास्ट में लगता है डबल ई। ओ आर और डबल ई, यानी कि ओ आर किसके लिए होता है, गिवर के लिए होता है जो देता है, और ई डबल ई किसके लिए होता है, टेकर के लिए जो कि उसको लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि प्रपोजल बना रहा है, जो प्रपोजल बना रहा है या फिर प्रस्ताव देने वाला, गिवर मतलब देने वाला, तो देने वाले के लास्ट में क्या लगता है, सफिक्स क्या लगता है, ओ आर लगता है। तो ओ आर देखिए किसमें किसमें है, ओ आर आपका ए में है और सी में है। क्या बी और डी में है, नहीं है, एलिमिनेट कर दिए बी और डी को, बचा क्या आपका ए और सी, यानी कि ए और सी में से कोई सही ऑप्शन होगा। अब ए ऑप्शन क्या दिया है आपका, प्रपोजर, और बी ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है, प्रपोजर या फिर प्रपोजी, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे कह रहा है जो प्रपोजल बनाता है, जो प्रपोजल बनाता है प्रस्ताव देता है, और जो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो स्वीकार करने वाले के लास्ट में क्या लगता है, डबल ई, और जो देता है उसके लास्ट में क्या लगता है, ओ आर। जैसे आप बात कर लो, सिंपल सी अगर बात हम लोग कहें तो आपने पढ़ा होगा इस केस में, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर, क्या लगता है इसके लास्ट में, एम्प्लॉयर, इसके लास्ट में ई आर लगता है। ठीक है, और एम्प्लॉई इसके लास्ट में क्या लगता है, डबल ई लगता है। जॉब कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, तो जो देता है एम्प्लॉयमेंट उसको क्या कहें हम लोग ने, एम्प्लॉयर, और जिसको मिलता है एम्प्लॉयमेंट उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्प्लॉई कहते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, जॉब दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रपोजल कर रहा है। तो प्रपोजल कर रहा है तो क्या होगा इसका, प्रपोजर, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा उस प्रपोजल को उसको क्या कहेंगे, प्रपोजी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। प्रपोजल और प्रपोजी ये भी कहते हैं, साथ ही साथ हम लोग इसको प्रोमिसर और प्रोमिसी भी कहते हैं, मतलब वादा करना या वचन देना, और वचन देना और उस वचन को ग्रहण करना या वचन गृहीता, ये भी कहते हैं। तो इसका वैसे उचित ऑप्शन जो है वो क्या होगा, प्रॉमिस, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रपोजल का क्या होता है, हम लोग किसी को प्रस्ताव देते हैं तो हम लोग उससे क्या करते हैं, वचन देते हैं, उसको एक वादा करते हैं कि हम लोग ये चीज जो आप प्रपोजल कर रहे हो, पहले तो मैंने किसी को वादा किया या फिर कहा कि देखो भाई ये मैं तुम्हारे साथ प्रपोजल रख रहा हूँ, प्रस्ताव रख रहा हूँ, और इसको पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको कोई प्रपोजल दे रहा हूँ, तो आपको मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, तो आपका क्या उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस प्रपोजल को आप स्वीकार करें और उस प्रपोजल में दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप पूरा करें। ठीक है, तो वहां पे मेन क्या होता है, मेन जो फैक्ट होता है या जो मेन उसमें कंसर्न फैक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रॉमिस या फिर वचन।
वादा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे उचित ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो होगा सी, प्रोमिसर और प्रोमिसी। ठीक है, वैसे ए भी सही है लेकिन यहाँ पे उचित जो है वो क्या है, प्रोमिसर या फिर प्रोमिसी। ठीक है, क्योंकि मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, मैटर ऑफ फैक्ट या मटेरियल ऑफ फैक्ट यहाँ पे क्या है, मटेरियल ऑफ फैक्ट यहाँ पे प्रॉमिस का है, तो इस वजह से ये सही माना जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हर एक प्रॉमिस या फिर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला दिया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा दिया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा दिया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट दिया है एग्रीमेंट, या फिर एक शून्यकरणीय अनुबंध, एक संविदा, एक शून्य अनुबंध या फिर एक समझौता, क्या कहते हैं इसे। तो याद रखिएगा, हर एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन फॉर्म करता है एक दूसरे के लिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक समझौता कहते हैं, एक एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक एग्रीमेंट, ऑप्शन डी। तीसरा है एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, यानी कि उसको कानून द्वारा या फिर कानून द्वारा उसे परिवर्तनीय एक समझौता होता है। पहला ऑप्शन दिया है अवॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है वॉइड, तीसरा दिया है कॉन्ट्रैक्ट और चौथा दिया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एक शून्यकरणीय अनुबंध, शून्य एक संविदा, एक शून्य अनुबंध, क्या कहते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा, यानी कि वो एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले एग्रीमेंट कैसे बना, तो एग्रीमेंट बना कंसिडरेशन से, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, प्रॉमिस और कंसिडरेशन, जब ये दोनों मिला, प्रॉमिस और कंसिडरेशन जब ये दोनों मिला तो बना क्या आपका, आपका बना एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट में ऐड हो गया आपका इन्फोर्सिबिलिटी, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, तो क्या बन गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट, क्या बन गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है दूसरे के ऑप्शन पे, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य, सॉरी वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर संविदा, एक शून्यकरणीय अनुबंध, शून्य या एक शून्य अनुबंध। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से, तो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल होता है लॉ द्वारा दूसरे के ऑप्शन पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ए। अभी बताया था ऊपर भी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड होता है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, या फिर पूरे इंडिया में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत, नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष। अगला प्रश्न दिया है, वह अनुबंध जो कि संबंधित है उन मामलों से जो कि संबंधित अधिनियम के, अधिनियम का शीर्षक है, या फिर एक्ट जो डील करता है मैटर रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, या टाइटल एज। तो हम लोग क्या कहते हैं, अभी बताए थे ऊपर भी हम लोग, जिसके बारे में चैप्टर का नाम ही है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या फिर भारतीय अनुबंध नियम अधिनियम 1872। अगला प्रश्न दिया है, एक एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या संविदा, शून्य, एक शून्यकरणीय अनुबंध, एक शून्य अनुबंध। तो इसका सही क्या ऑप्शन होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होता है लॉ द्वारा, जो होता है उसे तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर वॉइड कहते हैं। ठीक है, वॉइड कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड। ठीक है, जब कम्युनिकेशन प्रपोजल का कंप्लीट हो जाता है, जब भी कम्युनिकेशन किसी भी प्रपोजल का कंप्लीट हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कब किसी प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तब जब उस व्यक्ति के ज्ञान में नहीं होता है, ज्ञान में नहीं आता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, या फिर जब किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञान में यह बात आती है कि संबंधित व्यक्ति को कुछ संचार किया गया था, या फिर तब जब यह वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आता है जिसे यह नहीं बनाया गया है, या फिर तब जब यह उस व्यक्ति के ज्ञान में आता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, या फिर व्हेन इट डू नॉट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड। मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन देख लीजिए आप साफ साफ।
दूसरा ऑप्शन दिया है कि तब जब नॉलेज ऑफ अनदर पर्सन दैट समवन कम्युनिकेशन वाज मेड टू द कंसर्न पर्सन। तीसरा ऑप्शन दिया है जब ये नॉलेज में आता है उस पर्सन के टू होम इट इज नॉट मेड, या फिर तब जब नॉलेज ऑफ पर्सन होम टू इज इट इज मेड। कब होता है? तब जब ये उस पर्सन के नॉलेज में आता है जिसे किसे बनाया गया है। ऑप्शन डी, तब कम्युनिकेशन आपका प्रपोजल का कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? ऑब्सोल्यूट क्वालिफाइड, obsolete and unqualified, be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted। तो प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए स्वीकृति कैसी चाहिए? स्वीकृति चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है। पूर्ण और योग्य बने, कुछ सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाए जब तक कि प्रस्ताव उस तरीके को निर्धारित ना करे जिसमें इसे स्वीकार किया जाना है, निरपेक्ष और अयोग्य बने, या केवल बी और सी दोनों। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मतलब अनक्वालिफाइड, ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, और कुछ सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? अनक्वालिफाइड का सिंपली मतलब, क्योंकि कंफ्यूजन कितने लोगों को होगा अनक्वालिफाइड से रिलेटेड, तो अनक्वालिफाइड का मतलब होता है मेरे दोस्तों, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि अगर मैं आपके सामने प्रस्ताव रखूं, आप अपने मतलब कि आपके सामने मैं प्रपोजल रखूं, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि उसके ऊपर कोई अपना सगुमा पेश कर दिए आप, ठीक है। तो सगुमा नहीं पेश करना है उसके सामने अपना, ये शर्त कोई नहीं रखना है कि हम यही तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप मेरी ये सारी शर्तें मानेंगे। तो वो आपका क्वालिफाइड नहीं होता है, वो अनक्वालिफाइड होता है। तो वही चीज यहाँ पूछा भी है कि प्रपोजल को अगर प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस, अनक्वालिफाइड, और क्या होना चाहिए? ऑब्सोल्यूट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट इज सीजेस टू बी। तो क्या होगा इसमें से? कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। वॉइड कब हो जाता है? कब ये शून्य हो जाता है? जब ये इन्फोर्सेबल होता है, इनफोर्सेबल होता है, वॉइडेबल होता है, या वॉइड होता है। यानी कि एक अनुबंध जो कानून द्वारा परिवर्तनीय होना बंद हो जाता है, कब? जब वह समाप्त हो जाता है तो वह शून्य हो जाता है, मतलब शून्य के दौरान होता है, शून्य करणीय के दौरान होता है, परिवर्तनीय के दौरान होता है, या फिर अपरिवर्तनीय के दौरान होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल होता है लॉ द्वारा, वॉइड तब हो जाता है जब ये इन्फोर्सेबल नहीं होता है, जब ये अनइन्फोर्सेबल होता है। ऑप्शन डी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच वाज इनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872 कब आया था? तो ये आया था आपका 1 सितंबर 1872 को। इसको लागू किया 1 अक्टूबर का, 1 सितंबर है ना, 1 सितंबर को लागू किया गया था। डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एग्रीमेंट जो कि माइनर के साथ जाता है, जो एग्रीमेंट हम लोग करते हैं, उस एग्रीमेंट क्या लीगल होता है, इलीगल होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, बैड होता है, क्या होता है? ऑब्वियस बात है, बैड होता है। बैड करें, वॉइड होता है, शून्य। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट को कब फ्री माना जाता है? जब वो बहुत अधिक प्रभाव में होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है, या अवांछित प्रभाव में होता है, थोड़ा प्रभाव या फिर प्रभाव। तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर हिंदी में अवांछित प्रभाव, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप पहले तो, उसके बाद बताते हैं। कह रहा है कि यदि सहमति गलत बयानी या चुप्पी के कारण हुई थी, धारा 17 के अर्थ के भीतर कपटपूर्ण अनुबंध, फिर भी यदि जिस पक्ष की सहमति इस प्रकार हुई थी उसके पास सामान्य परिश्रम के साथ सत्य की खोज करने का साधन क्या था? सुनिकरणीय हो सकता है, सुनिकरणीय नहीं हो सकता है, सुनिकरणीय है, या फिर सुनिकरणीय नहीं है। क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा आपका? अगर कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा है, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू है, गलत बयानी के थ्रू है, तो इस केस में आपका जो उसके लिए ट्रूथ को डिस्कवर करने का जो माध्यम है ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ, वॉइडेबल होगा कि नहीं होगा? तो ये वॉइडेबल होगा, ये शून्यकरणीय होगा, ठीक है। ये शून्यकरणीय होगा कि नहीं होगा? तो ये शून्यकरणीय नहीं है, ठीक है, ये शून्यकरणीय नहीं है।
सही है ना? एक बार देख लेते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन और बाई साइलेंस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट नेवरदलेस। ठीक है, मतलब गलत बयानी करने का मतलब है गलत जो फीचर्स बताए थे तो गलत फीचर्स बताए गए, जो फैसिलिटीज उसमें थी फीचर्स थे वो फीचर्स गलत बताए गए, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया। और उसके दौरान अगर खोजबीन करता है तो वो वॉइडेबल होगा कि नहीं होगा, मतलब वो मतलब जो मीन्स होंगे वो वॉइडेबल माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। तो भाई अगर आप खोजबीन करके पता आप प्रूफ उसको दे देते हो सरकार को कि हाँ देखिए लॉ इस सेक्शन के अधीन हम लोगों ने खोजबीन कर दिया, तो क्या उसको लॉ वॉइड मानेगा, वॉइडेबल मानेगा, वॉइडेबल मानेगा कि नहीं मानेगा? अब वॉइडेबल और वॉइड में क्या अंतर होता है? वॉइडेबल मतलब होता है ना कि पहले तो वो मतलब लीगल था, लीगल कहने का मतलब है इन्फोर्सेबल था, ठीक है। लेकिन कुछ कारणों से एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस या फिर किसी कारण से अनड्यू इन्फ्लुएंस हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हो, उसके वजह से वो वॉइड हो गया, तो वो कहलाता है वॉइडेबल, ठीक है। वॉइड तो ऑलरेडी वॉइड होता है शुरुआत से ही, मतलब हो रहता है। जैसे माइनर का है, माइनर वाला क्या है, वॉइडेबल है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड है, ठीक है, क्योंकि वो शुरुआत से ही है कि भाई नहीं माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। वैसे ही इसमें भी होता है वॉइडेबल में, लेकिन वॉइडेबल में शुरुआत में ये सही रहता है, इन्फोर्सेबल रहता है, लीगल रहता है, बट आफ्टर दैट रेजिस्टेंस की वजह से या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसके वजह से ये क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, तो वो कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि शुरुआत में तो दिखाने पे तो सब कुछ सही सही दिखा है, लेकिन बाद में पता चला कि जो चीजें उसने रिप्रेजेंट की वो सारी की सारी चीजें क्या थी, अफवाह थी। तो वही कह रहा है कि जो भी सोर्सेस आप पता कराओगे या पता लगाओगे कि ये चीजें अफवाह थी, क्या वो सोर्सेज वॉइड माने जाएंगे, वॉइडेबल माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? तो वो सोर्सेज वॉइडेबल नहीं माने जाएंगे, उन सोर्सेज को सही माना जाएगा कि हाँ भाई आपके सोर्सेज सही हैं, ठीक है, अगर आप सही हो तब। अंतिम प्रश्न है, एक फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन जिसकी वजह से विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन होम सच फ्रॉड वाज प्रैक्टिस और टू होम सच मिसरिप्रेजेंटेशन वाज मेड डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक धोखाधड़ी या गलत बयानी जिसने उस पार्टी के अनुबंध के लिए सहमति का कारण नहीं बनाया जिस पर इस तरह की धोखाधड़ी का अभ्यास किया गया था या जिसे इस तरह की गलत बयानी दी गई थी, क्या वह अनुबंध प्रदान नहीं करता है? शून्य, शून्यकरणीय, बुरा या फिर अवैध। तो इस केस में क्या होगा आपका, क्या कह रहा है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मैंने अभी बताया था फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये जैसे ये बॉटल देख रहे हो आप, ठीक है, अब इस बॉटल में पानी है, अभी मैं बोलूं कि जो पानी देख रहे हो ना ये आपका ऐसा पानी है जो कि आपको हमेशा मतलब कि आप अगर इसे पीते हो तो आप एकदम आपका स्टेमिना एकदम हाई रहता है, बहुत हाई रहता है, बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, एक बूंद पियोगे ना तो एकदम स्टेमिना हाई रहेगा। यहाँ तक बातें सब कुछ सही थी, लेकिन जैसे ही आपने इसको ओपन किया और इसको आपने क्या किया, पिया, एक बूंद क्या कितना सारा बूंद पी लिया, कुछ मतलब आया, स्टेमिना मिला? नहीं मिला। हाँ मिला, हमें कुछ नहीं स्टेमिना मिला। तो यहां तक जहां तक मैंने इसको दिखलाया वहां तक तो सही था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे यूज किया मैंने कहा कि अरे ये तो फ्रॉड निकला। तो ये चीज क्या है, ये चीज शुरुआत में सही है लेकिन बाद में वॉइड हो गया। क्यों वॉइड हो गया? क्योंकि आपने उसे गलत रिप्रेजेंट किया था। तो ये कहलाता है मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसी को कहते हैं फ्रॉड भी कहते हैं इसी को, ठीक है। तो फ्रॉड क्या है अपने आप में, फ्रॉड अपने आप में क्या है, फ्रॉड अपने आप में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरीज होगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो, और उस क्वेरी का मैं आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और अगर उससे भी बड़ी गंभीर समस्या है या फिर क्वेरीज हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।